बैंक से ट्रांजैक्शन करने की अपडेटेड लिमिट्स क्या हैं, कितना पैसा आप बैंक में डिपॉजिट कर सकते हो, कितना विड्रॉ कर सकते हो एक फाइनेंशियल ईयर में, इन सभी इंपॉर्टेंट बातों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। हे गाइस, मैं हूं विवेक फ्रॉम फिनटेक प्रो, जहां पर हम बात करते हैं फाइनेंस एंड टैक्सेशन की। विदाउट एनी फर्दर डू स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। सबसे पहले बात करते हैं कितने बैंक अकाउंट आप एक टाइम पे रख सकते हो। जीएसटी, इनकम टैक्स या आरबीआई कोई भी ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाता है। आप एक टाइम पर मल्टीपल बैंक अकाउंट्स रख सकते हो, कितने भी बैंक अकाउंट्स आप ओपन करवा सकते हो। अपने बिजनेसेस के लिए आप करंट अकाउंट ओपन करवा सकते हो और अपने सेविंग्स के लिए आप सेविंग अकाउंट ओपन करवा सकते हो। लेकिन आपको ध्यान रखना है, जितने ज्यादा बैंक अकाउंट आप लोगे उतने ज्यादा आपको मेंटेनेंस चार्जेस जो है वो हर बैंक में आपको देने पड़ेंगे। साथ ही में मिनिमम बैलेंस की रिक्वायरमेंट होती है हर बैंक की, चाहे वो गवर्नमेंट बैंक में थोड़ी सी कम होती है, प्राइवेट बैंक में तो उसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होती है, एटलीस्ट 10,000 अप्रॉक्स होती है प्राइवेट बैंक्स में जो मिनिमम बैलेंस की रिक्वायरमेंट होती है। तो मिनिमम बैलेंस आपको जरूर मेंटेन करके रखना होगा, अदरवाइज फिर उसके चार्जेस भी आपके कटने लगते हैं। इसके अलावा एटीएम के चार्जेस होते हैं, कैश हैंडलिंग के चार्जेस होते हैं। जितने ज्यादा बैंक अकाउंट्स आप ओपन करवाएंगे उतने ज्यादा चार्जेस आपको वहां पर बियर करने पड़ेंगे। इसके साथ साथ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है, जितने भी आपके बैंक अकाउंट्स हैं, चाहे वो सेविंग अकाउंट है या करंट अकाउंट है, उन सभी की रिपोर्टिंग आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में जरूर करनी है, अदरवाइज आपके ऊपर 10,000 रुपए तक की पेनल्टी लगाई जा सकती है। साथ ही में एक चीज का और ध्यान रखिए, जब भी टैक्स डिपार्टमेंट को आपसे रिकवरी करनी होती है किसी नोटिस की, तो सबसे पहले आपके बैंक अकाउंट को ही फ्रीज किया जाता है। इसीलिए अपनी सेविंग को डाइवर्सिफाई करके जरूर रखें। कुछ अमाउंट आप कैश में भी रखें, कुछ अमाउंट बैंक के अंदर भी रखें, कुछ अमाउंट आप स्टॉक में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर प्रॉपर्टी के अंदर भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। सारा अमाउंट, सारी सेविंग बैंक के अंदर डालना मैं रिकमेंड नहीं करता हूं। चलिए दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, कितना कैश डिपॉजिट और कितना कैश विड्रॉ कर सकते हैं आप बैंक से, उन लिमिट्स को जरा समझते हैं। अगर कैश डिपॉजिट की बात की जाए तो एक फाइनेंशियल ईयर में अगर आप 10 लाख से ज्यादा अपने सेविंग अकाउंट से डिपॉजिट या विड्रॉ करते हैं, उस केस में आपकी रिपोर्टिंग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को की जाती है। दूसरी तरफ अगर आपका करंट अकाउंट है तो ये लिमिट बढ़कर के 50 लाख रुपए हो जाती है एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर। तो ध्यान रखें, इन लिमिट से ज्यादा आप कैश ना तो विड्रॉ करें ना ही डिपॉजिट करें अपने अकाउंट के अंदर, और अगर करते हैं तो उसको अकाउंट अपने रिकॉर्ड्स में जरूर कीजिए। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपने सेविंग अकाउंट में या अपने करंट अकाउंट में कोई भी मनी डिपॉजिट करते हैं, कोई भी कैश डिपॉजिट करते हैं या उसको विड्रॉ करते हैं और आपके पास उसका एक्सप्लेनेशन नहीं है, सिंपली मैं बोलूं कोई ब्लैक मनी आप डिपॉजिट कर रहे हो या ऐसा पैसा जिस पे आपने टैक्स नहीं दिया, वो पैसा अगर आप अपने बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर देते हैं, इन दैट केस आपके ऊपर टैक्स भी लगाया जाएगा और पेनल्टी भी लगाई जाएगी, जो कि अप्रॉक्स मिला करके 84% हो जाता है। तो अगर आपने अपने बैंक अकाउंट में 1 करोड़ रुपए का ब्लैक मनी या वो मनी जिस पे आपने टैक्स नहीं दिया, ऐसा पैसा अगर आपने डिपॉजिट कराया है, तो 1 करोड़ में से 84 लाख रुपीस का टैक्स और पेनल्टी मिला करके गवर्नमेंट को देना होगा। बाकी जो बैलेंस 16 लाख रुपीस बचेंगे वो आप जरूर अपने पास रख सकते हो। तो ध्यान रखिए, अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर जो है उसको ट्रीट कर लिया जाता है अगर आप उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाते हैं या वो ब्लैक मनी आप अपने बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर देते हैं। इसीलिए ध्यान रखिए, जो भी पैसा आप डिपॉजिट कर रहे हैं अपने बैंक से या विड्रॉ कर रहे हैं अपने बैंक से, वो आप उसका रिकॉर्ड जरूर रखिए और उसको अपनी आईटीआर में जरूर रिपोर्ट कीजिए सही तरीके से। आप किसी प्रोफेशनल की या सीए की हेल्प ले सकते हैं उस केस में अपनी आईटीआर फाइल करने के लिए। चलिए अब बात करते हैं, कैश विड्रॉ पर आपका टीडीएस भी काटा जाता है। अगर आपने पिछले 3 साल में अपनी आईटीआर फाइल नहीं की है और 20 लाख से ज्यादा का कैश विड्रॉल आप अपने बैंक से करते हैं, उस केस में आपका 2% टीडीएस काटा जाएगा, और जब ये अमाउंट 1 करोड़ को क्रॉस हो जाएगी तो आपका 5% टीडीएस काटा जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर आपने पिछले 3 साल की आईटीआर फाइल की हुई है और उस केस में 1 करोड़ से ज्यादा का विड्रॉल अगर आप कर रहे हैं कैश में बैंक से अपने, तो वहां पर आपका 2% का टीडीएस काटा जाएगा। टीडीएस को क्लेम करने के लिए आपको अपनी आईटीआर फाइल करनी होगी, वो पैसा आपने क्यों विड्रॉ किया वो आपको एक्सप्लेन करना होगा, उसके बाद आप उस टीडीएस को अपनी आईटीआर के अंदर क्लेम भी कर सकते हैं। चलिए अब समझते हैं ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस जैसे कि यूपीआई,
एनईएफटी, आरटीजीएस और आईएमपीएस की लेटेस्ट लिमिट्स क्या हैं। अगर बात करें यूपीआई की, तो यूपीआई आप 1 रुपए से लेकर के 1 लाख रुपए तक का यूपीआई कर सकते हैं। एनईएफटी की बात करें तो एनईएफटी भी आप 1 रुपए से लेकर के, अपर लिमिट कोई भी नहीं होती एनईएफटी की, आपकी जो बैंक की लिमिट है, जितना आपके बैंक में पैसा है उसके हिसाब से आप ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर आरटीजीएस की बात करें तो आरटीजीएस की एक मिनिमम लिमिट होती है, 2 लाख से कम आप आरटीजीएस नहीं कर पाओगे। 2 लाख से लेकर के अपर लिमिट आरटीजीएस में भी कुछ नहीं होती, जितना आपके बैंक में बैलेंस है आपके बैंक की लिमिट के अकॉर्डिंग आप जो है ट्रांसफर कर सकते हो। आईएमपीएस की बात करें तो 1 रुपए से लेकर के 5 लाख रुपए तक का आईएमपीएस आप एक दिन में कर सकते हैं। चलिए अब डिस्कस करते हैं मैंडेटरी आईटीआर फाइलिंग आपको कब करनी होती है जब आप बैंक से ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। पहला केस, अगर बैंक ने आपका कोई टीडीएस डिडक्ट किया हुआ है कैश विड्रॉ के ऊपर, जो अभी हमने डिस्कस किया, उस केस में उस टीडीएस को क्लेम करने के लिए आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी होता है। साथ ही में आपको एक्सप्लेन भी करना होता है कि क्यों वो कैश आपने विड्रॉ किया। इसके अलावा अगर कोई हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन रिपोर्ट हो रही है आपके एआईएस में, आपने सेविंग अकाउंट में 10 लाख से ज्यादा का कैश विड्रॉ या डिपॉजिट किया, करंट अकाउंट में आपने 50 लाख से ज्यादा का अमाउंट विड्रॉ या डिपॉजिट किया, उस केस में आपके एआईएस में वो रिपोर्ट होता है और वहां पर आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी होता है। अदरवाइज डिपार्टमेंट की तरफ से आपको नोटिस का सामना वहां पर करना पड़ेगा। इसके साथ साथ जीएसटी रजिस्ट्रेशन भी आपको कई सिचुएशन में मैंडेटरी होता है। अगर आप अपने बैंक के अंदर एक लिमिट से ज्यादा ट्रांजैक्शन ले लेते हैं, अगर आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं और आपने अपने बिजनेस की 20 लाख से ज्यादा की रिसीट्स अपने बैंक में ली हैं, उस केस में मैंडेटरी है कि आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन जरूर करवाएं। अगर आप गुड्स बेच रहे हैं तो ये लिमिट बढ़कर के 40 लाख रुपीस हो जाती है। चलिए लास्ट में डिस्कस करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको जरूर ध्यान रखने हैं टैक्स नोटिस से बचने के लिए जब आप बैंक ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। सबसे पहला, जो भी बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है उसके लिए आप अपना करंट अकाउंट ओपन करवाइए और वो करंट अकाउंट के थ्रू ही आप कीजिए। जो भी आपकी पर्सनल नेचर की ट्रांजैक्शंस हैं उसको आप अपने पर्सनल सेविंग अकाउंट से ही कीजिए। दूसरा, यूपीआई से जो भी आप बिजनेस के लिए रिसीट ले रहे हैं उसको आप रिकॉर्ड जरूर कीजिए, उन सभी ट्रांजैक्शंस को, उनके ऊपर जीएसटी भी पे कीजिए करेक्टली और अपने बुक्स में भी उसको रिकॉर्ड करवाइए। तीसरा, अपने सभी बैंक अकाउंट्स को, चाहे वो करंट अकाउंट हो चाहे सेविंग बैंक अकाउंट हो, अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में जरूर रिपोर्ट कीजिए, अदरवाइज आपके ऊपर पेनल्टी लग सकती है। एंड फोर्थ, आपको कैश डिपॉजिट और कैश विड्रॉ बैंक से जब आप कर रहे हैं उसको आप रिस्ट्रिक्ट कीजिए, ज्यादा डिपॉजिट ना करें और ज्यादा ही विड्रॉ ना करें कैश अपने बैंक अकाउंट से। और जो भी आप विड्रॉ डिपॉजिट कर रहे हैं उसकी एक्सप्लेनेशन आपके पास जरूर होनी चाहिए। इन सभी बातों का आप जरूर ध्यान रखिए तो आप टैक्स नोटिस से बच सकते हैं और कन्वीनियंटली अपनी बैंक की ट्रांजैक्शंस को, बैंकिंग को एंजॉय कर सकते हैं। गाइस, ये कुछ इंपॉर्टेंट लिमिट्स थी जो आपको जरूर ध्यान रखनी है बैंकिंग ट्रांजैक्शन करते हुए। अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। अगर कोई डाउट है तो कमेंट में पूछिए। मी विवेक साइनिंग ऑफ फॉर नाउ। मिलता हूं आपको अगले सेशन में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।